नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं बात करूंगी स्पर्म डीएनए डैमेज के बारे में। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आमतौर पे चर्चा नहीं की जाती है, पर ये एक बहुत ही बड़ा इमर्जिंग रीजन है मेल इनफर्टिलिटी का। आइए जानते हैं क्या होता है स्पर्म डीएनए डैमेज या स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन, क्या इसके कारण है, कौन से वो टेस्ट है जिसे हम इसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसके फर्टिलिटी में, और आखिर में इसे हम बच कैसे सकते हैं और इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि स्पर्म शरीर का लगभग सबसे छोटा सेल है, इसका साइज केवल 4 से 5 माइक्रोन होता है और स्पर्म का काम ये होता है कि जो पिता है उससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो अंडे तक पहुंचाना यानी एग तक पहुंचाना। चूंकि स्पर्म का साइज बहुत छोटा होता है तो इसके अंदर जो डीएनए मटेरियल होता है वो कंप्रेस्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है। हम जानते हैं कि जैसे हम कभी किसी चीज को कुरियर करते हैं तो हम उसे छोटे से छोटे पैकेट में बना के और भेजते हैं, उसी प्रकार नेचर भी जो डीएनए है उस स्पर्म के अंदर बहुत ही टाइटली पैक्ड रहता है। और ये जो डीएनए पैकिंग के प्रोटीन्स रहते हैं, साधारण सेल्स में तो ये हिस्टोन्स होते हैं, परंतु स्पर्म के अंदर प्रोटामीन्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि स्पर्म का डीएनए बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें ये जो स्पर्म की डीएनए की पैकिंग है ये एबनॉर्मल हो जाती है और इसे हम स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन यानी कि जो स्पर्म का डीएनए पैक्ड है उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड ब्रेकेजेस हो चुके हैं। जब ये स्पर्म डीएनए में डैमेज हो जाता है तो ये जो स्पर्म है इसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी तो कम हो ही जाती है, परंतु यदि इससे एग फर्टिलाइज हो गया और कंसीव हो गया तो इसमें स्टडीज में ऐसा दिखाया है कि मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्पर्म डीएनए डैमेज जो है वो बहुत सारे कारणों से आजकल के परिवेश में बढ़ा हुआ रहता है। सबसे बड़ा इसका कारण है एज। जैसे जैसे पुरुष की एज बढ़ती है वैसे वैसे स्पर्म डीएनए डैमेज जो है वो बढ़ता जाता है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी कि ऑक्सीडेटिव डैमेज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से जो रिपेयर के मैकेनिज्म्स हैं वो शरीर में कमजोर होने लगते हैं। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है स्पर्म डीएनए डैमेज का, क्योंकि स्मोकिंग से डायरेक्टली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस होते हैं और ये जो आरओएस है ये स्पर्म डीएनए को डायरेक्टली अफेक्ट करके इसमें फ्रैगमेंटेशन लाते हैं। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है पोल्यूशन। बिस्फेनॉल ए, ऑर्गेनिक फॉस्फोक्लोराइड्स, ये जो सारे हमारे परिवेश में आजकल है, प्लास्टिक्स, इनके कारण भी जो डैमेज है उससे स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन ज्यादा होता है, ये पाया गया है। वेरिकोसील नाम की एक समस्या होती है जिसमें जो टेस्टिस है उसके आसपास के जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं और इससे भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ के डीएनए डैमेज जो है वो होता है और स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन बढ़ जाता है। कई ऐसे और भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जैसे कि वजन का अनुपात से बहुत ज्यादा होना, कभी कभी जिनको कीमोथेरेपी या रेडिएशन लगा है कैंसर के लिए, जो एक्सरे एक्सपोजर है उससे भी स्पर्म डीएनए डैमेज जो है वो हो जाता है। स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन को डिटेक्ट करने के लिए 3 या 4 तरह के एडवांस टेस्ट जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट टेस्ट, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टेस्ट। डायरेक्ट टेस्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली जो स्पर्म डीएनए डैमेज है उसे चेक करते हैं। इनडायरेक्ट टेस्ट में जो है इसके जो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स हैं उसे चेक किया जाता है। डायरेक्ट टेस्ट में टनल टेस्ट है, जो इनडायरेक्ट टेस्ट है उसमें स्पर्म क्रोमैटिन स्ट्रक्चर ऐसे यानी SCSA, स्पर्म क्रोमैटिन डिस्पर्जन टेस्ट यानी SCD, कॉमेट टेस्ट, ये सारे जो है ये इनडायरेक्ट टेस्ट में आते हैं। सबसे कॉमनली किया जाने वाला जो टेस्ट है वो है स्पर्म क्रोमैटिन स्ट्रक्चर ऐसे या SCSA। SCSA में हमें एक परसेंटेज रिजल्ट मिलता है, यानी कि कितने प्रतिशत स्पर्म्स जो है उनके अंदर डैमेज है ये हमें पता चलता है। नॉर्मल जो रेंज मानी जाती है वो 15% से कम मानी जाती है। 15 से 30% यानी कि ये बॉर्डर लाइन है। यदि 30% से ज्यादा स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन है तब इसे जो है ये एबनॉर्मल माना जाता है। यदि किसी पुरुष के अंदर SCSA में 30% से ज्यादा स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन आता है तो ऐसे केसेस में पाया गया है कि उन्हें स्पर्म पैरामीटर्स नॉर्मल होते हुए भी इनफर्टिलिटी की शिकायत हो सकती है। साथ ही ऐसे केसेस में IUI फेलियर जो है वो हो सकता है। तो जब भी किसी व्यक्ति का अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, यानी कि सारे फैक्टर्स नॉर्मल आ रहे हैं परंतु कंसीव नहीं हो रहा है, या फिर बार बार IUI फेल हो रहा है, ऐसे केसेस में भी हम स्पर्म क्रोमैटिन स्ट्रक्चर ऐसे जो है ये टेस्ट करके और इसका कारण जो है वो पता लगा सकते हैं। कई ऐसी स्टडीज आ रही हैं जो बताती हैं कि जिन कपल्स में रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं उनमें भी कुछ प्रतिशत केसेस में स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है।
आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन एक नया कंसेप्ट है, इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है, जो टेस्ट हैं वो अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, टेस्ट काफ़ी महंगे हैं तो लिमिटेड सेंटर्स पर ही ये अवेलेबल होते हैं। इसीलिए एट प्रेजेंट हमारे सेंटर में स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन हम उन कपल्स के लिए करते हैं जिन्हें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, या फिर जो कपल्स जिन्हें हम आईयूआई के लिए लेना चाहते हैं, यदि उसमें स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में आईयूआई फेल हो सकता है। तीसरे वो कपल्स हैं जिन्हें रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं परंतु उसका कारण नहीं ज्ञात हो पा रहा है। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट है, यानी ये एक एस्टैब्लिश टेस्ट नहीं है। हर कपल में स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन चेक करना अभी भी जो है ये रिकमेंडेड नहीं है, परंतु बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें इससे हमें क्लू लग सकता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि यदि किसी का स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन बढ़ा हुआ है तो उसे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि इसका कारण रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से होने वाला डैमेज होता है, तो इम्पॉर्टेंट है कि इसमें अपनी लाइफस्टाइल को आप एग्जामिन करिए। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं आपकी लाइफस्टाइल में जिससे ये हो सकता है। यदि आप स्मोकिंग करते हो तो उसे स्टॉप करिए, आपका वजन यानी अनुपात से ज़्यादा है तो आप उसे कम करने की कोशिश करिए। खाने में एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका आप समावेश करिए। साथ ही साथ एक डॉक्टर से चेकअप कराकर वेरिकोसील या किसी तरह के टेस्टिकुलर या एपिडिडर्मल इन्फेक्शंस तो नहीं है, इसको भी ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ट्रीटमेंट है इसमें आमतौर पे डॉक्टर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जिंक और विटामिन ई सप्लीमेंटेशन में भी इसमें फ़ायदा नज़र आता है। हम ये जानते हैं कि जो नए स्पर्म्स हैं वो लगभग 72 टू 90 डेज में फॉर्म हो जाते हैं, तो आमतौर पे स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी दी जाती है वो 2 से 3 महीने तक दी जाती है। इसमें अधिकतर केसेस में इम्प्रूवमेंट दिख जाता है। आशा करती हूँ कि ये जो जानकारी है ये आप सबके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे इसी तरह की उपयोगी जानकारी जो है वो हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।